हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज में। आज हम रिव्यू करेंगे द मूवी। व्हाट इज़ द मूवी? यस ऑफ कोर्स, डोंट ब्रीथ 2। चलिए रिव्यू करते हैं। रिव्यू शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं पूरी डिटेल स्टोरी आप लोगों को नहीं बताऊंगा इस रिव्यू में, लेकिन कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने कुछ फेवरेट सीन्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और इसलिए एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनता है। और अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है या फिर आप लोगों को ये थोड़े बहुत स्पॉयलर्स से अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं। तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं अपना रिव्यू और एनालिसिस शुरू करना चाहूँगा। डोंट ब्रीथ 2 सीक्वल है डोंट ब्रीथ मूवी की, जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। वो एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी थी डोंट ब्रीथ। तो उसी मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है डोंट ब्रीथ 2। इसको हॉरर थ्रिलर जॉनरा में रखा गया है, लेकिन इस मूवी में आपको एक्शन भी मिलेगा, इस मूवी में सस्पेंस भी है। तो आप इसको एक एक्शन पैक्ड सस्पेंस थ्रिलर कह सकते हैं, जिसमें आपको हॉरर एलिमेंट भी मिल जाता है। कई सीन्स आपको हॉरर फील देगी, और वही इस मूवी की खासियत है। मूवी रिलीज़ हुई है अगस्त 13, 2021 को, यानी पिछले महीने ये मूवी रिलीज़ हुई है। मूवी की रन टाइम है ऑलमोस्ट 99 मिनट्स, 1 घंटे 39 मिनट लगभग है। उसमें से भी आप अगर क्रेडिट्स को निकाल देते हैं तो 1.5 घंटे की मूवी है। मूवी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है सोनी के द्वारा। मूवी को डायरेक्ट की है रोडो सायागेस ने, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो रोडो सायागेस। और मूवी की कहानी और स्क्रीन प्ले है फीडी अल्वारेज। अगेन अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो फीडी अल्वारेज और रोडो सायागेस ने ही मिलकर कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखी है। और फीडी अल्वारेज ने डोंट ब्रीथ मूवी डायरेक्ट की थी, पहली मूवी। और रोडो सायागेस की ये पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू है। उन्होंने पहली बार डायरेक्शन की है डोंट ब्रीथ 2। अगर आप लोगों ने पहली मूवी देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस मूवी या इस सीरीज़ का, अब तो ये सीरीज़ बन गई है क्योंकि दूसरा पार्ट भी आ गया है। तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम। नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम सेंट्रल कैरेक्टर है। ये एक एजेड कैरेक्टर है जो कि अंधे हैं, द ब्लाइंड मैन। क्रेडिट्स में भी इस कैरेक्टर को द ब्लाइंड मैन ही कहा गया है। इनका नाम क्रेडिट्स में नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम नहीं दिखाया जाता है, द ब्लाइंड मैन ही आता है क्रेडिट्स में। तो ये एक बूढ़े अंधे व्यक्ति हैं, एन ओल्ड ब्लाइंड मैन। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो पहले ओपनिंग सीन में जो दिखाया जाता है, एक जलता हुआ घर दिखाया जाता है, आग की लपटों में सुलगता हुआ एक घर। ये शॉट ऊपर से लिया गया है, कैमरा ऊपर से ये शॉट शूट हुआ है। तो ये एक घर पूरी तरह से और बुरी तरह से जल रहा है, और उस घर के सामने से जो एक रास्ता गया है, मतलब ये एक रेसिडेंशियल एरिया दिखाया गया है। ये मेट्रो सिटी नहीं है, ये एक कम पॉपुलेशन वाला एक रेसिडेंशियल एरिया है जिसमें घनी आबादी नहीं है। मतलब आस पड़ोस में घरों के काफ़ी डिस्टेंस है, तो ऐसा एक एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है। और ये शहर से थोड़ा
दूर एक रेसिडेंशियल एरिया लग रहा है, भीड़ भाड़ से दूर। तो उस जलते हुए घर के सामने से जो लैन गई है, या फिर आप कह सकते हैं जो बाइलन गई है, तो उसमें आगे उसमें आगे रास्ते में एक बच्ची दिखाई जाती है। वो उसी घर से भागी है, ऐसा हमें पता चलता है देखने से। तो वो बच्ची वो भी आग से थोड़ी बहुत मतलब वो शायद उलझी है, आग में सुलगी है, तो वो वहाँ से निकल के वो थोड़ी दूर जाके वो बेहोश होके गिर जाती है। तो ये पहला सीन है मूवी का। उसके बाद 8 साल आगे दिखाया जाता है, मतलब उस घटना को 8 साल बीत चुके हैं, 8 years लेटर ऐसा दिखाया जाता है। तो 8 साल बाद अब ये बच्ची बड़ी हो गई है। 8 साल पहले उस बच्ची की उम्र को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आगे भी मूवी में उसकी एग्जैक्ट एज स्पेसिफाई नहीं की गई है। तो 8 साल पहले हम मान सकते हैं कि 5-6 साल रही होगी उम्र, या 4-5 साल रही होगी। तो 8 साल बीत गए हैं, तो अब ये 13-14 या 12 साल की, 12 से 14 के बीच में एक ये बच्ची है। अब ये ग्रोन अप है, टीनेजर है। तो ये बच्ची अब है नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम के साथ, विथ द ओल्ड ब्लाइंड मैन। तो इसके घर में ये बच्ची है, और नॉर्मन ने इस बच्ची को अपने साथ रखा हुआ है उस आग वाली इंसिडेंट के बाद। और ये बच्ची इस बूढ़े आदमी को ही अपना पिता मानती है, वो डैड कहती है। तो दोनों के बीच में फादर डॉटर रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे ये है कि नॉर्मन अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देता है। सीन्स में हमें पता चलता है कि 3 महीने पहले ये बच्ची शहर घूमने गई थी, 3 महीने हो गए हैं उस बात को। तो अब ये नॉर्मन इसे बाहर नहीं जाने देता है फ्रीक्वेंटली। नॉर्मन ने इस बच्ची का नाम रखा है फिनिक्स। फिनिक्स नाम इसलिए रखा गया है, मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है फिनिक्स एक काल्पनिक बर्ड का नाम होता है जापान में, अगर मैं सही हूँ तो। जापान में एक काल्पनिक माइथोलॉजिकल एक बर्ड है फिनिक्स, जो आग में अगर जलकर राख होने के बाद दोबारा अपने राख से वो जन्म ले सकती है, उसके पास ये पावर होती है। ये कहानी है, एक माइथोलॉजी है, या फिर एक काल्पनिक कहानी है। जापान में इस बर्ड को, इस चिड़िया को फिनिक्स कहा जाता है। तो मुझे लगता है उसी को रेफरेंस लेकर, क्योंकि जलते हुए घर से ये ज़िंदा बची थी, इसलिए इस बच्ची का नाम इस ब्लाइंड ओल्ड मैन ने फिनिक्स रखा है। तो मैं नॉर्मन नाम ही यूज़ करना चाहूँगा। तो नॉर्मन अपनी बेटी फिनिक्स को घर में ही रखती है। उसकी एजुकेशन का इंतज़ाम भी उसने घर में ही किया है, अब तक उसे स्कूल जाने नहीं दिया है। तो बीच में फिनिक्स शहर जाती है, शायद 3 महीने या 6 महीने के गैप्स में। तो मूवी में ये दिखाया जाता है कि नॉर्मन फिनिक्स को ट्रेन कर रहा है कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, वो अपने आप को सरवाइव करा पाए बाहरी दुनिया के ख़तरों से। तो ये सर्वाइवल के एक टेस्ट में फिनिक्स फेल हो जाती है। फिनिक्स के हाथ में गन होनी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मन उससे गन ले लेता है, तो वो फेल हो जाती है। तो फिनिक्स नॉर्मन से ज़िद करती है कि आज उसे बाहर जाना है, या आज उसे बाहर जाने देने वाला था नॉर्मन, लेकिन नॉर्मन उसे मना करता है क्योंकि उसने टेस्ट पास नहीं की है। तो अभी ये घर जो दिखाया गया है नॉर्मन का काफ़ी खूबसूरत है। हमें आगे पता चलता है कि ये भी शहर से दूर है, शहर की घनी आबादी से ये दूर है। एक घर वुडन है, वुडन का 2 फ्लोर्ड 2 माले का ये घर है। और हमें ये पता चलता है कि नॉर्मन प्लांटेशन करता है। हम अगर सहज भाषा में कहें तो वो खेती करता है। तो उसके घर में ही उसकी गार्डनिंग है, वो प्लांटेशन वो करता है। काफ़ी खूबसूरत दिखता है वो घर, वो कैंपस। तो उस कैंपस में नॉर्मन और फिनिक्स के अलावा एक डॉग है, नॉर्मन का डॉग है जिसका नाम है शैडो। तो मूवी में डॉग एलिमेंट भी है, आगे भी है। डॉग एलिमेंट मूवी में काफ़ी है, और ये डॉग एलिमेंट आपको जॉन विक सीरीज़ की याद दिलाएगी, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जॉन विक में डॉग का कितना बड़ा महत्व था, कितना बड़ा रोल था।
तो शैडो फिनिक्स के साथ रहती है। तो इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है आगे, हर्नांडेज़। ये एक फीमेल कैरेक्टर है। तो हर्नांडेज़ मूवी में आगे हमें पता चलता है कि वो एक यूएस आर्मी में वो सर्व कर चुकी है, वो वॉर में थी। तो वॉर से वो वापस आई है, अब वो एक आम ज़िंदगी बिता रही है। आम सी उसका एग्जैक्टली बिजनेस है या वो एक तरह का जॉब करती है, ये इतना क्लियर नहीं है। लेकिन वो नॉर्मन के घर आती है, शायद हफ्ते में एक बार या 2 बार वो आती है, और नॉर्मन जो प्लांटेशन करता है उसके ऑर्डर्स रहते हैं, वो नॉर्मन सेल करता है। तो वो हर्नांडेज़ नॉर्मन से ये जो ऑर्डर्स रहते हैं, वो प्लांट्स, वो चीज़ें वो नॉर्मन से लेती है और वो शहर में जाके बेचती है। तो इस तरह से नॉर्मन की ये अर्निंग सोर्स है। तो हर्नांडेज़ और फिनिक्स के बीच में एक इमोशनल है, अटैचमेंट है। हर्नांडेज़ आकर पूछती है, सामान वगैरह लेने के बाद नॉर्मन से कहती है कि आज क्या मैं फिनिक्स को शहर ले जा सकती हूँ। तो नॉर्मन मना करता है। तो हर्नांडेज़ नॉर्मन से थोड़ी बहुत बातें करती है, कहती है कि फिनिक्स को अगर ऐसे तुम बांध के रखोगे तो एक दिन वो ये रस्सी तोड़ के ये भाग जाएगी यहाँ से। तो ये बात शायद नॉर्मन को थोड़ी सी मतलब इमोशनल करती है। तो नॉर्मन अंदर जाके फिनिक्स को हर्नांडेज़ के साथ जाने देता है घूमने के लिए, और कहता है कि सनसेट से पहले आ जाना। और फिनिक्स के साथ शैडो को भी भेजती है, उस डॉग को, उस कुत्ते को। तो यहाँ से मूवी थोड़ी थोड़ी टर्न लेती है, और ये मूवी की कहानी एक ही दिन की है, मतलब दिन रात मिला के 24 घंटे की ही कहानी है। ये सुबह से शुरू हुई है मूवी, और अगले सुबह जाकर ये मूवी ख़त्म होगी। तो हर्नांडेज़ के साथ फिनिक्स जाती है, उसके ट्रक में जाती है शहर। तो फिनिक्स एक गाना गुनगुना रही होती है, एक गाना वो गुनगुनाती है। तो हर्नांडेज़ उससे पूछती है कि क्या ये गाना तुमने ख़ुद बनाया है। तो फिनिक्स कहती है कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, शायद ये मेरी माँ गाती थी बचपन में, मुझे ये थोड़ा थोड़ा इतना ही याद है, जितना याद है ये मैं गुनगुनाती रहती हूँ। तो हर्नांडेज़ उससे कहती है कि क्या तुम अपनी माँ को ट्रिब्यूट देना चाहोगे, माँ के पास जाना चाहोगे। तो हर्नांडेज़ यहाँ पे मीन करती है वो जो पहले घर दिखाया गया था, जलता हुआ घर, तो वहाँ जाने के लिए एक्चुअली फिनिक्स को कहती है। तो फिनिक्स कहती है कि डैड गुस्सा करेंगे। तो हर्नांडेज़ कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी डैड को, तुम जाकर अपनी मॉम को ट्रिब्यूट दे सकते हो। तो हर्नांडेज़ और फिनिक्स उस घर में जाते हैं। वो घर अभी वो वैसे ही जला हुआ है, उसमें कोई नई मरम्मत नहीं हुई है, वो जला हुआ एक घर है। तो वहाँ पे जाके वो फूल लेके जाती है और अपने माँ को मतलब वो फूल देती है, और वो लोग वहाँ से आते हैं। और आगे वो लोग एक पार्क में जाते हैं। तो पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिनिक्स भी झूले में होती है। उस पार्क के पास जो एक स्टोर के जैसा होता है, वहाँ पे एक न्यूज़ आ रहा होता है कि एक डॉक्टर जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग चलाते हैं, उनके बारे में न्यूज़ आ रही होती है, और वो डॉक्टर फ़रार है, ऐसा न्यूज़ में आ रही होती है। तो यहाँ बाहर फिनिक्स है, फिनिक्स दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती है। तो उसमें एक इमोशनल सा सीन होता है। फिनिक्स इमेजिन करती है कि वो भी उन बच्चों के साथ खेल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उसकी इमेजिनेशन होती है। तो इस सीन से पता चलता है कि फिनिक्स मतलब वो कितनी अकेली हो गई है नॉर्मन के साथ। तो वो बाहर जाना चाहती है, स्कूल में जाना चाहती है, दूसरे बच्चों के साथ वो खेलना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती है। तो वो जो बच्चे खेल रहे होते हैं, फिर बेल बजती है और उन बच्चों को खाने के लिए बुलाया जाता है। मतलब उस पार्क के पास ही एक शेल्टर होम है अनाथ बच्चों के लिए, तो उस शेल्टर होम में वो बच्चे रहते हैं। तो फिनिक्स उसको मार्क करती है, उस शेल्टर होम को। फिर हर्नांडेज़ हॉर्न बजाती है, फिनिक्स को कहती है कि चलो अब हम चलते हैं, वरना तुम्हारे डैड गुस्सा हो जाएंगे। तो फिनिक्स कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। तो हर्नांडेज़ उसे बाथरूम जाने के लिए कहती है कि जल्दी आ जाना। तो फिनिक्स बाथरूम जाती है, फिर वो वॉश बेसिन में हाथ धो रही होती है। तो यहाँ पे एंट्री होती है फिल्म के विलन्स की, पहली विलन की। उसमें उसको बड़े ही मतलब खूबसूरत अंदाज से मिरर में दिखाया जाता है। ये काफ़ी एक डर पैदा करने वाला सीन होता है। तो ये विलन
फिनिक्स से बात करता है, कहता है कि इसका नाम रेलन है। फिनिक्स का नाम पूछता है, फिनिक्स नहीं बताती है, कहती है कि मुझे जाना है। तो ये रेलन उसे जाने नहीं देता है, उसके रास्ते के आगे आ जाता है और उससे पूछता है कि मतलब उसको कुछ सवाल पूछ के वो डिस्टर्ब करता है। तो तभी वहाँ पे शैडो आता है, वो डॉग। तो शैडो को देख के रेलन थोड़ा डर जाता है और फिनिक्स रेलन को कुछ थोड़े बहुत बातें सुना के शैडो के साथ बाहर आ जाती है। तो बाहर आती है, रेलन भी बाहर आता है। हर्नांडिस देखती है, फिनिक्स से पूछती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो फिनिक्स कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर हर्नांडिस, फिनिक्स, शैडो ट्रक में वापस घर के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे रेलन अपने साथियों के साथ इनके ट्रक को पीछा करता है। तो हर्नांडिस फिनिक्स को घर छोड़ती है, तब तक लगभग शाम हो चुकी होती है। और फिनिक्स नॉर्मन से कहती है कि अगले हफ्ते में दोबारा जाऊंगी। नॉर्मन मना करता है, फिनिक्स गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। फिर हर्नांडिस भी नॉर्मन से थोड़ी बहुत बातें करके चली जाती है। तो अंदर नॉर्मन जाने के बाद फिनिक्स कहती है कि उसे स्कूल जाना है। तो नॉर्मन कहता है कि तुम यहाँ सेफ़ हो, बाहर सेफ़ नहीं हो। नॉर्मन कहता है कि मैं पहले अपनी एक बेटी खो चुका हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन फिनिक्स उससे नाराज़ हो जाती है और वो गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। तो इसके बाद अंधेरा हो जाता है और रेलन के 3 साथी अब नॉर्मन की प्रॉपर्टी में आ चुके हैं और वो लोग फिनिक्स को किडनैप करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो नॉर्मन शैडो के लिए खाना लेकर बाहर आता है, लेकिन शैडो नहीं होता है। तो नॉर्मन शैडो को ढूंढने के लिए घर से निकल के अपने प्रॉपर्टी के अपने एरिया में थोड़ा आगे जाता है। तो ये तीनों देखते हैं कि नॉर्मन देख नहीं सकता, वो अंधा है, बूढ़ा है। तो वो लोग मन ही मन सोचते हैं कि बड़े आराम से हम लोग फिनिक्स को लेकर, इस बच्ची को लेकर चले जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, क्या ये तीनों फिनिक्स को ले जा पाएंगे, क्या नॉर्मन फिनिक्स को बचा पाएगा, क्या नॉर्मन खुद को डिफेंड कर पाएगा, ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा डोंट ब्रीथ 2। तो यहाँ से आगे मैं कहानी के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग मूवी देखिए। और अभी मैं मूवी के कुछ पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम की उम्र भी एग्जैक्ट नहीं बताई गई है, लेकिन नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम की भूमिका जिन्होंने निभाई है स्टीफन लैंग, उनकी उम्र रियल लाइफ में 69 साल है, 69 ईयर्स। तो इस कैरेक्टर को भी आप पकड़ लीजिए कि 65 से 70 के बीच पकड़ लीजिए। तो ये इतने उम्र का एक बूढ़ा आदमी है और अंधा है, एन ओल्ड ब्लाइंड मैन। तो ये तीनों विलन्स, तीनों ये बुरे आदमी जो आगे हमें मूवी में पता चलता है कि ह्यूमन ऑर्गन्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, बच्चों के शरीर के अंग के व्यवसाय में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ये बूढ़ा आदमी हम लोगों का क्या ही उखाड़ लेगा। तो यही सोच के वो लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। और ऊपर से फिनिक्स भी ट्रेंड है नॉर्मन के द्वारा। और आगे हमें मूवी में पता चलता है कि नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम फॉर्मर यूएस नेवी सील में रह चुके हैं वो, तो वो काफ़ी ट्रेंड है। और ये बूढ़ा अंधा आदमी इन विलेंस की जो हालत खस्ता करता है, ये देखने लायक है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। ये हल्के में ले रहे ये बूढ़ा अंधा आदमी इन लोगों की क्या हालत करेगा आगे, ये मूवी में आप लोग देखिएगा। काफ़ी मज़ेदार है, ज़बरदस्त है, धाकड़ है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम के कैरेक्टर में, या यूँ कहिए कि द ब्लाइंड मैन के कैरेक्टर में स्टीफन लैंग है, जिन्होंने जान डाल दी है इस मूवी में, इस कैरेक्टर में। ज़बरदस्त एक्टिंग है इनकी। और इनकी जो आवाज़ है मूवी में, ये मतलब आपको एक वियर्ड सा फील देती है, एक सन्नाटा सा फील कराती है, या फिर एक लोनलीनेस फील कराती है आपको। एक आदमी बरसों से अकेला जब है, फैमिली में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है, अकेला जी रहा है। तो ये मतलब एक
अकेलापन फील कराता है। ब्लाइंड मैन की आवाज़, स्टीफन लैंग जिस आवाज़ में बात करते हैं, जिस अंदाज़ में वो बात करते हैं, मूवी में ज़्यादा बात नहीं की है उन्होंने। कैरेक्टर शांत कैरेक्टर है, शांत है पर शार्प है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो आपको वो अकेलापन फील कराती है। आप लोग महसूस करते हैं एक अंधा आदमी ऊपर से बूढ़ा है, ऊपर से अकेला है, तो उसके अंदर के जज्बात, वो आवाज़ आपको एहसास दिलाती है, वो अकेलापन। वो मुझे काफ़ी पसंद आया। फिनिक्स इस छोटी बच्ची के कैरेक्टर में है, मैडलिन ग्रेस। इस बच्ची ने भी काफ़ी खूबसूरत अभिनय किया है। फिर मुझे अच्छा लगा रेलन जो कैरेक्टर है, जो मेन विलन है इस मूवी का, उस कैरेक्टर में एक्टिंग की है ब्रैंडन सेक्सटन थर्ड ने। उनकी एक्टिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आया। उन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, काफ़ी अच्छा अभिनय है उनका। और हर्नांडेज़ के कैरेक्टर में थी स्टेफेनी आर्सिला। इनका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जितना भी है इन्होंने भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। मूवी में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। मूवी डार्क है, डार्क होने के साथ साथ इमोशनल भी है। द ब्लाइंड मैन और फिनिक्स के बीच की ये जो रिलेशनशिप है, फादर डॉटर की जो रिलेशनशिप है, इसमें काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है, ये काफ़ी इमोशंस से भरा हुआ है। एंडिंग होते होते ये और अच्छी तरह से दिखाया गया है, तो ये आपको इमोशनल करेगी। और मूवी मैंने जो कहा था एक ही दिन की है, 24 घंटे की ही है। ये जो शाम के वक्त में जो ये 3 विलन्स ब्लाइंड मैन के प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं, वहाँ से लेकर आखिर तक ये रात भर की कहानी है। मूवी में डॉग एलिमेंट है, मैंने कहा था, शेडो है, शेडो के अलावा भी डॉग एलिमेंट है, वो भी आपको इमोशनल करेगा, मैसेज भी देगा। डॉग और उसके मालिक के रिलेशनशिप को लेकर मैसेज भी है मूवी में, वो भी काफ़ी इमोशनल एंगल है। वो भी मैं रिवील नहीं करूँगा, आप लोग मूवी में देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। मूवी में काफ़ी डार्क थोड़े बहुत सीन्स हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो सीन्स है वो काफ़ी क्रीपी है, डराएगी आपको। और जो मैंने कहा था मूवी में हॉरर एंगल है, कुछ सीन्स आपको हॉरर फील देगी, वो है काफ़ी थोड़े बहुत क्रीपी सीन्स हैं। और चूँकि सेंट्रल कैरेक्टर अंधा है, तो जो एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। एक अंधा आदमी कैसे एक्शंस करेगा, ये काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। ये एक्शन सीन्स जो हैं उसमें कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी, कैमरा वर्क ज़बरदस्त है। मूवी का बीजीएम, बैकग्राउंड स्कोर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मूवी में सस्पेंस भी है, मूवी में ट्विस्ट है, मूवी में इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट्स हैं जो आगे रिवील होंगे, वो ट्विस्ट्स आपको चौंकाएंगी। सस्पेंस है। ये तो खैर तय है कि सेंट्रल कैरेक्टर इस बच्ची को बचा ही लेगा, लेकिन वो कैसे बचाएगा ये काफ़ी खूबसूरत अंदाज से दिखाया गया है। और मूवी की सबसे अच्छी बात, प्लस पॉइंट मुझे लगी, 2 चीज़ें लगी। एक तो रन टाइम काफ़ी कम है, 1.5 घंटा पकड़िए आप, काफ़ी छोटी है मूवी, 1.5 घंटे की है। और डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, डायरेक्शन बहुत टाइट डायरेक्शन है, इसमें कुछ भी मतलब अननेसेसरी सीन्स नहीं है, बेमतलब के सीन्स नहीं है मूवी में। काफ़ी टाइट डायरेक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू द पॉइंट है डायरेक्शन, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट की है मूवी को रोडो सायागिस ने। हालांकि उनकी पहली मूवी है, लेकिन देख के लगता नहीं है, काफ़ी उम्दा डायरेक्शन है। और 1.5 घंटे में मतलब फास्ट पेस्ड मूवी है, फास्ट है मूवी, स्लो नहीं है, आपको स्लो नहीं करेगी। इमोशनल होते हुए भी मूवी आपको स्लो नहीं करेगी। और हर मूवी का एक अपना अंदाज़ होता है। ये मूवी थोड़ी बहुत आपको जॉन विक की वाइब देगी, जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जॉन विक के एक्शंस के साथ आप इस मूवी के एक्शंस को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जॉन विक का कैरेक्टर एक अलग कैरेक्टर है, ये एक एजेड कैरेक्टर है, ब्लाइंड कैरेक्टर है, तो इसके एक्शंस उस हिसाब से है, लेकिन ज़बरदस्त एक्शंस है, मैं आपको कह रहा हूँ। आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे एक्शंस देखने के बाद। तो और एक्शंस ही यूएसपी है इस मूवी की। एक्शंस ब्रूटल भी है, तो आप लोगों को खून खराबा देखने को मिलेगा। आप लोग अगर ऐसी मूवीज़ एंजॉय करते हैं आप लोग अगर ऐसे मूवीज़, तो आप लोग
देख सकते हैं, मूवी आप लोगों को अच्छा लगेगा। मूवी आपको मोटिवेट भी करेगी। एक अंधा आदमी, बूढ़ा आदमी अगर ख़ुद को डिफेंड कर सकता है, दूसरे एक बच्ची को बचा सकता है, तो एक नॉर्मल इंसान, आप और मैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात, मूवी की ये बात आपको इंस्पायर भी करेगी, आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी। तो ओवरऑल मूवी अच्छी है, फास्ट पेस्ड है। आप लोगों को अगर एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर देखना पसंद है और आप लोगों ने अगर डोंट ब्रीथ पार्ट 1 देख रखी है, तो ये मूवी मिस मत कीजिए। ये मूवी आप लोग देखिए और आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को निराश नहीं करेगी ये मूवी। मूवी की एंडिंग आप लोगों को 50% सेटिस्फाई करेगी। जो 50% आप लोग डिसअपॉइंट होंगे, वो मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है। वो मिड क्रेडिट सीन आप लोगों को वो डिसअपॉइंटमेंट दूर कर देगी, आप लोगों के अंदर नया जोश भर देगी। वो छोटा सा मिड क्रेडिट सीन आप लोगों को दोबारा जोश देगी और आप लोग 110% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मूवी के एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। मूवी अब तक डुओलॉजी है और मैं चाहूँगा कि मूवी का एक और पार्ट आए, एक ट्रिलॉजी बने और नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम एके द ब्लाइंड ओल्ड मैन, द ओल्ड ब्लाइंड मैन, इनकी कहानी को एक परफेक्ट एंड मिले। मैं चाहूँगा कि इस मूवी का एक और पार्ट आए। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग करूँ, अगर मैं रेटिंग करूँ इस मूवी को, तो आउट ऑफ 10 मैं 7 देना चाहूँगा। मुझे अच्छी लगी मूवी। सेगमेंट्स मैंने डिस्कस कर ही लिया आप लोगों के साथ, तो मूवी मुझे अच्छी लगी। मैं आउट ऑफ 10 7 दे रहा हूँ इस मूवी को। आप लोग ये मूवी देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है तो आप लोग शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बडीज़ के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।